तो क्लास 12 के लिए हम लोग वीडियो तैयार कर रहे हैं। तो क्लास 12 में भौतिकी को 6 यूनिट में बांटा गया है। 6 यूनिट। पहला यूनिट का नाम है स्थिर वैद्युतिकी। इसको अंग्रेजी में लिखते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इस यूनिट में 2 चैप्टर है। पहला चैप्टर का नाम है आवेश एवं विद्युत क्षेत्र। इसी को किताब में लिखा हुआ है विद्युत आवेश एवं क्षेत्र। आगे चलकर हम चर्चा करेंगे, आपको समझाएंगे कि आवेश को ही विद्युत कहते हैं और आवेश के क्षेत्र को ही विद्युत क्षेत्र कहा जाता है। इसलिए हम इस चैप्टर का नाम दिए आवेश एवं विद्युत क्षेत्र। दूसरा जो चैप्टर है स्थिर वैद्युत विभव एवं धारिता। इसके बाद दूसरा जो यूनिट है वो धारा वैद्युतिकी, जिसके अंतर्गत आवेशों के प्रवाह के बारे में अध्ययन किया जाता है। तीसरा जो यूनिट है चुंबकत्व, जिसके अंतर्गत चुंबकत्व का स्रोत क्या है, पदार्थ के चुंबकीय गुण क्या है और चुंबकत्व के द्वारा कैसे पुनः विद्युत धारा की उत्पत्ति होती है, इन सभी बातों की चर्चा होती है। इसके बाद यूनिट 4 वैद्युत चुंबकीय तरंगें, इनके बारे में चर्चा की जाएगी। यूनिट 5 प्रकाशिकी और 6 आधुनिक भौतिकी। ये 6 यूनिट में 12 का पूरा सिलेबस बटा हुआ है। सिलेबस की विस्तृत चर्चा में आज नहीं करेंगे। एनसीईआरटी किताब ही हम लोग का सिलेबस है। उसमें जितनी बातें लिखी गई वो सब हम लोग को पढ़ना है। हम लोग प्रारंभ करते हैं स्थिर वैद्युतिकी से। प्रश्न है स्थिर वैद्युतिकी क्या है? तो यह भौतिकी की वह शाखा है जिसके अंतर्गत स्थिर विद्युत के बारे में अध्ययन किया जाता है। जैसे आप इसको परिभाषित करते हैं, यहां प्रश्न उठता है कि स्थिर विद्युत क्या है? स्थिर विद्युत, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। तो सर्वप्रथम वैज्ञानिकों ने यह पाया कि भिन्न भिन्न पदार्थ की 2 वस्तुओं को जब आपस में रगड़ा जाता है, तब रगड़ने के बाद वे वस्तुएं हल्की हल्की वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करने लगती है। तो जिस गुण के कारण वे वस्तुएं हल्की वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करने लगती है, उस गुण का नाम दे दिया गया आवेश। और उस आवेश को ही कहा गया विद्युत। और चूंकि वस्तुओं पर वह उत्पन्न आवेश स्थिर रहता है, विराम में रहता है, इसलिए उस स्थिर आवेश को ही कहा गया स्थिर विद्युत। अब चूंकि इस स्थिर विद्युत की जो उत्पत्ति है वह 2 वस्तुओं को आपस में रगड़ने के कारण होती है, इसलिए इस स्थिर विद्युत को घर्षण विद्युत भी कहा जाता है। घर्षण विद्युत भी कहा जाता है।
अब हम लोग ये जान गए कि यह जो विद्युत है आवेश को कहा जाता है, और आवेश किसको कहा गया? तो जिस गुण के कारण दोनों वस्तुओं रगड़ने के बाद हल्की वस्तुओं को आकर्षित करने लगी, उसी का नाम आवेश दिया गया। बहुत दिन तक ये बात इसी पर पड़ी रही, लेकिन जब परमाणुओं में इलेक्ट्रॉन का खोज हुआ और ये पाया गया कि इलेक्ट्रॉन ऋण आवेशित कण है, तो उसके बाद प्रोटॉन का खोज हुआ, क्योंकि परमाणु जो है वो मूलतः उदासीन होते थे। क्यों? क्योंकि उनमें जिस गुण को आवेश कहा गया वह गुण नहीं पाया जाता है। कोई भी परमाणु किसी अन्य वस्तु को आकर्षित करने की क्षमता नहीं रखता है। इलेक्ट्रॉन के खोज के बाद ये बात सामने आई कि ये आवेश की उत्पत्ति वस्तु में कैसे हुई। तो जब भिन्न भिन्न पदार्थ की दो वस्तुएं आपस में रगड़ी गई, तो एक वस्तु से दूसरी वस्तु में इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण हुआ। अब चूंकि प्रत्येक परमाणु में जितनी संख्या ऋण आवेशित इलेक्ट्रॉनों की होती है, उतनी ही संख्या धन आवेशित प्रोटॉनों की होती है, और इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन दोनों पर आवेश का परिमाण समान होता है, जिसे संकेत E द्वारा व्यक्त किया जाता है। अब जितनी संख्या ऋण आवेशित इलेक्ट्रॉनों की है, उतनी ही संख्या धन आवेशित प्रोटॉनों की है। इसलिए सभी परमाणु मूलतः उदासीन होते हैं। लेकिन जब एक वस्तु से दूसरी वस्तु में इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होता है, तो जो वस्तु इलेक्ट्रॉन का त्याग करती है उस पर धन आवेश, और जो वस्तु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करती है उस पर ऋण आवेश उत्पन्न हो जाता है। इस प्रकार वस्तुओं पर आवेश उत्पन्न हो गया। अब यह जो राशि आवेश है चार्ज, यह एक अदिश राशि है। इसका एसआई मात्रक एम्पियर इंटू सेकेंड होता है, जिसे कूलम संकेत कैपिटल C कहा जाता है। इस आवेश का एक स्थिर वैद्युत मात्रक ESU इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट स्टैट कूलम होता है। स्टैट कूलम होता है। 1 कूलम बराबर 3 × 10⁹ स्टैट कूलम। इसको याद करना है, क्योंकि वस्तुनिष्ठ प्रश्न में कई बार यह संबंध पूछा गया है। इसको अगर हम लोग उलट दें तो 1 स्टैट कूलम बराबर 1/3 × 10⁻⁹ कूलम। आवेश का एक वैद्युत चुंबकीय मात्रक निरपेक्ष कूलम होता है, जिसे AB कूलम लिखा जाता है। AB कूलम। 1 AB कूलम बराबर 10 कूलम बराबर 3 × 10⁻10 स्टैट कूलम। इसको भी याद रखना है। आवेश का बीमा IT या AT। चूंकि विद्युत धारा का 2 विमीय संकेत उपयोग किया गया है किताब में, कहीं पर I भी और कहीं पर A भी, इसलिए आवेश का 2 विमीय संकेत हम लोग लिखते हैं 2 रूप में, IT या AT। अब जो है आवेश के कुछ गुण हैं जिसकी चर्चा हम लोग करेंगे। तो आवेश पहला नंबर
आवेश का प्रकार, आवेश का प्रकार, काइंड्स ऑफ चार्जेस। तो सभी पदार्थों के परमाणु मूलतः उदासीन होते हैं, क्योंकि प्रत्येक परमाणु में जितनी संख्या ऋण आवेशित इलेक्ट्रॉनों की होती है उतनी ही संख्या धन आवेशित प्रोटॉनों की होती है, और इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन पर आवेश का परिमाण समान होता है, और जिसे संकेत E द्वारा सूचित किया जाता है, और इसका मान 1.6 गुना 10⁻⁻19 कूलम होता है। जब भी एक वस्तु से दूसरी वस्तु में इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित होता है तो एक वस्तु धनावेशित और दूसरी वस्तु ऋणावेशित होती है। अतः आवेश दो प्रकार के होते हैं। आवेश का दूसरा गुण है आवेशों की योज्यता, एडिटिविटी ऑफ चार्ज। तो हम लोग चर्चा कर चुके कि आवेश एक अदिश राशि है और अदिश राशियों को जोड़ने के लिए बीजगणित के नियमों का उपयोग किया जाता है। अतः आवेशों को बीजगणित के नियमों के अनुसार जोड़ा जाता है। यदि 4 आवेश है +Q1 -Q2 +Q3 और +Q4, तो कुल आवेश Q बराबर +Q1 -Q2 +Q3 +Q4। उदाहरण के लिए यदि -10 कूलम तथा 5 कूलम आवेश को जोड़ा जाए तो कुल आवेश का मान -5 कूलम होगा। इसमें कोई दूसरा नियम उपयोग नहीं होता है। तीसरा गुण है आवेश का क्वांटमीकरण, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। एक वस्तु से दूसरी वस्तु में इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण हमेशा पूर्णांक संख्या में होता है। अतः किसी भी वस्तु पर उत्पन्न आवेश का परिमाण e का पूर्णांक गुणज होता है। यही आवेश का क्वांटमीकरण है। यदि एक वस्तु से दूसरी वस्तु में स्थानांतरित इलेक्ट्रॉनों की संख्या n है, तब प्रत्येक वस्तु पर उत्पन्न आवेश का परिमाण Q बराबर n होगा। इसी सूत्र को किताब में Q बराबर ±n लिखा रहता है। वह लिखने का एक ही तात्पर्य है कि जो वस्तु इलेक्ट्रॉन का त्याग करती है उस पर धन आवेश होगा और जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करती है उस पर ऋण आवेश। हम लोग यहाँ पर केवल आवेश के परिमाण के लिए सूत्र लिखे हैं। इस चैप्टर का यही पहला सूत्र आता है और इस सूत्र पर 3 प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसकी चर्चा हम इसके बाद करेंगे। चौथा गुण है आवेश संरक्षण का सिद्धांत। तो आप इतना समझ गए कि आवेश वास्तव में वस्तु पर आता कहां से है। तो जो मौलिक कण मिलकर परमाणुओं का निर्माण किए हैं, उन कण में इलेक्ट्रॉन जो है वह नाभि के चारों तरफ भिन्न भिन्न कक्षाओं में चक्कर लगाता है। बाह्यतम कक्षा के जो इलेक्ट्रॉन हैं वो कमजोर बल से बंधे रहते हैं। उन इलेक्ट्रॉनों को हम लोग उस वस्तु से बाहर निकाल सकते हैं। निकालने की अनेक विधियां हो सकती है, लेकिन चूंकि यहां पर चर्चा हुई कि जब 2 वस्तुओं को आपस में रगड़ा गया तब वे आवेशित हो गई। रगड़ने से क्या होता है? ऊर्जा उत्पन्न होती है। उन 2 वस्तुओं में जिस पदार्थ का इलेक्ट्रॉन दूसरे के सापेक्ष कमजोर बल से बंधा रहता है वह जो है अपनी कक्षा छोड़ करके दूसरी वस्तु में स्थानांतरित हो जाता है, और जैसे इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होता है एक वस्तु पर धन आवेश और दूसरे वस्तु पर ऋण आवेश उत्पन्न हो जाता है। हम लोग कहते हैं उत्पन्न हो गया, लेकिन उत्पन्न नहीं हुआ। आवेश का स्थानांतरण हुआ, कहीं से कोई चीज की उत्पत्ति नहीं हुई। इलेक्ट्रॉन जब गया तब आवेश उत्पन्न हुआ। यानी एक वस्तु से आवेश घटा और दूसरा में बढ़ गया,
अगर दोनों वस्तुओं के आवेश को जोड़ दिया जाए तो आवेश शून्य होगा। रगड़ने से पहले भी दोनों का आवेश शून्य था, रगड़ने के बाद भी दोनों का आवेश शून्य है, इसलिए आवेश क्या है? संरक्षित है। इसी को हम लोग कथन रूप में क्या लिखते हैं? किसी विलगित निकाय का कुल आवेश सर्वदा संरक्षित होता है। विलगित शब्द का मतलब क्या है? जो दो वस्तुएं क्रिया में भाग ले रही है, बस उसी की चर्चा करनी है, उसके बाद कोई भी वस्तु वहां पर समाहित नहीं होगी। तो किसी विलगित आवेश का निकाय का कुल आवेश संरक्षित होता है। ये आवेश संरक्षण का सिद्धांत है। इसको आप इसी तरह से सिद्ध कर सकते हैं कि दो वस्तुएं रगड़ने से पहले भी उनका कुल आवेश शून्य होता है, रगड़ने के बाद भी कुल आवेश शून्य होता है। इसका अर्थ है कि आवेश का केवल एक वस्तु से दूसरे वस्तु में स्थानांतरण हुआ, न आवेश उत्पन्न हुआ, न आवेश नष्ट हुआ। ये कई बार लघुतरीय प्रश्न में पूछा भी गया है कि यह दिखाइए कि किसी विलगित निकाय का कुल आवेश संरक्षित कैसे होता है। तो ये आवेश के 4 गुण हैं। लघुतरीय प्रश्न में कई बार ये भी पूछा गया है कि आवेश के किन्हीं 2 गुणों का उल्लेख करें। आप इन 4 गुणों में से किन्हीं 2 का उल्लेख कर सकते हैं। हमने आपको बताया कि इस चैप्टर का पहला सूत्र है Q = NE। इस पर हमने कहा कि 3 तरह के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। पहला प्रश्न ये पूछता है कि किसी एक वस्तु से मान लो 10 के पावर 5 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए गए, तब वस्तु पर कुल कितना आवेश उत्पन्न होगा और आवेश की प्रकृति क्या होगी। तो जैसे इलेक्ट्रॉन निकाले गए, आवेश जो उत्पन्न होगा उसकी प्रकृति धनात्मक होगी। आवेश कितना हुआ? तो सूत्र Q = N। N क्या है? वस्तु से निकाली गई इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। वह संख्या आपको दे दी गई, तो Q = N के जगह पर क्या लिखिएगा? 10⁵ और E का मान पहले आपको बता चुके हैं, 1.6 गुना 10 के पावर -19। तो कुल आवेश कितना हो गया? Q = 1.6 × 10⁻14 कूलम। एक क्वेश्चन तो ये हो गया। दूसरे तरह का सवाल पूछता है, क्या किसी वस्तु पर 2.4 गुना 10 के पावर -19 कूलम्ब आवेश उत्पन्न किया जा सकता है? ऐसा अगर प्रश्न पूछता है तो आप इसी सूत्र से N = Q/E N का मान निकालिएगा। Q के जगह पर 2.4 10 के पावर -19 1.6 गुना 10 के पावर -19। यहां पर ये मान 1.5 आ गया। आपने आवेश के क्वांटमीकरण में क्या लिखा? एक वस्तु से दूसरी वस्तु में इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण केवल पूर्णांक संख्या में हो सकता है। एक इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण हो सकता है, 2 का हो सकता है। यहां पर इनका मान क्या आया? 1.5। यानी आप 1.5 इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण नहीं कर सकते, मतलब वस्तु पर इतना आवेश उत्पन्न नहीं हो सकता। आवेश की उत्पत्ति जब भी होगी तब केवल E के पूर्णांक गुणज के रूप में होगी। आपका उत्तर क्या होगा? कि नहीं, इस आवेश को हम लोग उत्पन्न या प्राप्त नहीं कर सकते। तीसरे तरह का जो प्रश्न इसमें पूछता है, जैसे पूछ दिया 1 कूलम्ब आवेश उत्पन्न करने के लिए वस्तु से निकाले गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी। तब सीधे क्वेश्चन में Q का मान 1 कूलम्ब दे दिया। N पूछ रहा है, N बराबर सूत्र क्या हो जाएगा? Q/E। तो 1/1.6 × 10⁻⁹। इसको आप हल करेंगे, N का मान निकल जाएगा। तो क्या हो जाएगा? इस दशमलव के लिए हम एक 0 यहां ले ली, ये 10⁻⁻19 ऊपर जाएगा 10⁻+19। एक 0 इसमें और हम यहां से ले लिए,
10 to the power 18, 60। इसको डिवाइड कीजिए 6 बार, 6.25 इंटू 10 to the power 18। इतना इलेक्ट्रॉन जब आप निकालिएगा तो वस्तु पर कितना आवेश उत्पन्न होगा? 1 कूलम्ब आवेश उत्पन्न होगा। तो यह जो पहला सूत्र हम लोगों का मिला, इसके आधार पर ये 3 तरह का आंकिक प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। अब जो है एक ऑब्जेक्टिव पूछता है मूल आवेश क्या है, तो सबसे न्यूनतम आवेश कितना उत्पन्न हो सकता है? तो न्यूनतम उत्पन्न आवेश का परिमाण 1.6 गुना 10 के पावर -19 कूलम्ब। क्यों? क्योंकि वस्तु पर इलेक्ट्रॉन की उत्पत्ति का साधन क्या है? या तो उस इलेक्ट्रॉन निकालना या वस्तु पर इलेक्ट्रॉन देना। तो कम से कम 1 इलेक्ट्रॉन का ही आप स्थानांतरण कर सकते हैं। इसलिए किसी भी वस्तु पर उत्पन्न आवेश का जो न्यूनतम परिमाण होगा 1.6 गुना 10 के पावर -19 कूलम्ब, और इसी को फंडामेंटल चार्ज, मूल आवेश कहा जाता है। इसको याद रखना है। हम लोग परिचित हो गए आवेश के गुणों से। अब ये प्रयोग द्वारा देखा गया कि समान प्रकृति के जो आवेश हैं वे एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, और विपरीत प्रकृति के आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तो इस समान प्रकृति के लिए एक शब्द उपयोग होता है किताब में, सजातीय, और विपरीत प्रकृति के लिए विजातीय। तो सजातीय आवेशों के बीच प्रतिकर्षण, विजातीय आवेशों के बीच आकर्षण। लेकिन हम लोग शुरू में ही चर्चा किए कि आवेश गुण के कारण वस्तु उदासीन वस्तु को अपनी ओर आकर्षित कर रही है। ऐसा कैसे हो रहा है? इसके लिए घटना की चर्चा हम लोग करेंगे। उसका नाम है स्थिर वैद्युत प्रेरण, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। अब ये कौन सी घटना है? तो देखिए, मान लो यहां पर ये एक उदासीन वस्तु है, इसके नजदीक आप एक धनावेशित वस्तु को लाए। जैसे इस वस्तु को यहां पर लाइएगा, यह धनावेशित वस्तु इस उदासीन वस्तु के परमाणुओं में उपस्थित बाह्यतम कक्षा में चक्कर लगाने वाले इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर आकर्षित करेगी, जिसके कारण वो अपनी कक्षा छोड़ करके इस आवेशित वस्तु के नजदीक वाले पृष्ठ पर इलेक्ट्रॉन इकट्ठा हो जाएंगे। तो जहां पर इलेक्ट्रॉन इकट्ठा होंगे वहां पर ऋण आवेश उत्पन्न हो जाएगा, और जिन परमाणुओं से ये निकल गए वो धनायन बन जाएंगे, तो इसके विपरीत पृष्ठ पर धन आवेश उत्पन्न हो जाएगा। इसी घटना को कहा जाता है स्थिर वैद्युत प्रेरण। अर्थात कोई पूछे आपसे स्थिर वैद्युत प्रेरण क्या है, तो जब किसी उदासीन वस्तु को किसी आवेशित वस्तु के नजदीक लाया जाता है, तब उदासीन वस्तु के नजदीक वाले पृष्ठ पर विपरीत प्रकृति का आवेश और दूर वाले पृष्ठ पर समान प्रकृति का आवेश उत्पन्न हो जाता है, और इसी घटना को कहा जाता है स्थिर वैद्युत प्रेरण। अतः जब भी कोई आवेशित वस्तु किसी उदासीन वस्तु को आकर्षित करती है, तो आकर्षण से पहले स्थिर वैद्युत प्रेरण होता है। पुनः जब इस वस्तु को हटा देंगे, ये इलेक्ट्रॉन अपने उस परमाणुओं में प्रवेश कर जाएगा, और फिर वह वस्तु क्या हो जाएगी? उदासीन हो जाएगी। अब जो है कभी कभी ये सवाल पूछा जाता है कि दो वस्तुएं हैं, दोनों धनावेशित हैं, मान लो यह ए है और ये बी है। ये भी धनावेशित है, ये भी धनावेशित है, लेकिन वहां लिखा रहेगा एक वस्तु पर बहुत कम धन आवेश है और एक पर बहुत अधिक है। अब पूछा जाएगा इनके बीच आकर्षण होगा कि प्रतिकर्षण होगा? तो सामान्य तौर पर आप जानते हैं कि सजातीय आवेशों के बीच प्रतिकर्षण होता है। आपका जवाब हो जाएगा प्रतिकर्षण होगा, लेकिन नहीं।
इस अति उच्च धन आवेशित वस्तु के कारण जो निम्न धन आवेशित वस्तु है, इस स्थिर वैद्युत प्रेरण के द्वारा इस पर ऋण आवेश की उत्पत्ति हो जाती है नजदीक वाले पृष्ठ पर, और जिसके कारण यह प्रतिकर्षण के बजाय क्या होता है, आकर्षण होता है। तो जब भी ऐसा सवाल पूछा जाए कि समान प्रकृति की दो आवेशित वस्तुओं में एक अति उच्च आवेश से आवेशित है और एक निम्न आवेश से आवेशित है, तो इनके बीच आकर्षण होगा या प्रतिकर्षण, तो निश्चित रूप से इनके बीच आकर्षण होगा। अब हम लोग चर्चा करेंगे चालक तथा कुचालक की, चालक एवं कुचालक। देखिए, आवेश के संचरण के दृष्टिकोण से दो तरह के पदार्थ पाए जाते हैं। कुछ ऐसे पदार्थ हैं जिन पर जब आवेश उत्पन्न होगा तो जहां पर उत्पन्न होगा वही रहेगा, और कुछ ऐसे पदार्थ हैं जहां पर आवेश उत्पन्न होने के बाद उसके संपूर्ण भाग में फैल जाएगा। तो जिन पदार्थों में आवेश संचरित नहीं होता है उसे कहते हैं कुचालक, और जिन पदार्थों में आवेश संचरित होता है उसको कहते हैं चालक। ऐसे आगे चल करके चालक कुचालक का अंतर दूसरे दृष्टिकोण से भी हम लोग करते हैं। जिन पदार्थों में स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन उपस्थित रहता है उसको चालक, और जिसमें स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन उपस्थित नहीं रहते उसको कहते हैं कुचालक। इसकी चर्चा अगले चैप्टर 3 में हम लोग करेंगे, इलेक्ट्रॉन कैसे स्वतंत्र होता है और कैसे वो आवेश की चालकता के लिए जिम्मेदार होता है। यहाँ बस इतना समझना है कि जिस पदार्थ पर दिया गया आवेश उसके संपूर्ण भाग में फैल जाए वह चालक, और जिस पर नहीं फैले उसको क्या कहते हैं, कुचालक। अब हम लोग पढ़ेंगे किसी वस्तु को आवेशित करने की विधि। तो किसी वस्तु को आवेशित करने की दो विधि है। एक को कहते हैं चालन विधि, कंडक्शन मेथड। तो इस विधि में जिस वस्तु को आवेशित करना है उसके संपर्क में एक आवेशित वस्तु को लाते हैं। आवेशित वस्तु का कुछ आवेश इस उदासीन वस्तु पर स्थानांतरित हो जाता है, जिसके फलस्वरूप वह आवेशित हो जाती है। अब यहां ध्यान रखने की बात है कि इस विधि में दो सदृश वस्तुओं के बीच आवेश का बंटवारा समान रूप से होता है, बराबर बराबर होता है। जैसे आपसे कोई सवाल पूछ दे, एक वस्तु A है, इस पर -5 कूलम्ब आवेश है, एक दूसरी वस्तु B है, इस पर +10 कूलम्ब आवेश है। इन दोनों को आपस में संपर्क में लाया गया और पुनः इसको अलग कर दिया गया। अब प्रत्येक वस्तु पर कितना आवेश होगा, इसके लिए आप क्या करेंगे, पहले दोनों के आवेशों को जोड़ देंगे। तो चूंकि आवेश के जोड़ की क्रिया बीजगणित के नियम के अनुसार होती है, इसलिए A + B यानी दोनों वस्तुओं का जो कुल आवेश है -5 + 10 बच गया 5। जितना बचा इसी का बराबर बराबर बंटवारा होगा। चूंकि दोनों वस्तुएं सदृश हैं तो सदृश वस्तुओं के बीच आवेश का बंटवारा समान रूप से होता है। अर्थात दोनों को संपर्क में लाकर अलग करने के बाद वस्तु A पर और वस्तु B दोनों पर +2.5 और +2.5 कूलम्ब आवेश होगा। इस बात को ध्यान रखना है क्योंकि बहुत सारे सवाल में इसका उपयोग किया जाएगा। अब दूसरी विधि जो है उसको कहते हैं प्रेरण विधि। अब देखो, इंडक्शन मेथड इसको अंग्रेजी में कहते हैं, इंडक्शन मेथड। अब इस विधि के द्वारा वस्तुओं को कैसे आवेशित करते हैं, तो मान लो ये एक उदासीन वस्तु है, इसके नजदीक हम आवेशित वस्तु को रख दिए। मान लो ये धनावेशित वस्तु है, तो हम लोग क्या पढ़े कि प्रेरण के कारण ये जो उदासीन वस्तु है इसके नजदीक वाले पृष्ठ पर ऋण आवेश और दूर वाले पृष्ठ पर धन आवेश उत्पन्न हो जाएगा। अब अगर इस उदासीन वस्तु के बाहरी पृष्ठ को हम लोग भूधृत कर दें, इसको भू संपर्कित, ये चिन्ह देखिए, याद रखिए, जहां भी ऐसा चिन्ह मिलेगा ये भूधृत का चिन्ह है, भू संपर्कित का चिन्ह है। इसको अंग्रेजी में अर्थिंग बोलते हैं। इसे एक चालक तार के द्वारा हम लोग जोड़ दिए। क्या होगा जोड़ने से,
पृथ्वी से इलेक्ट्रॉन आ करके इस धन आवेश को उदासीन कर देंगे, लेकिन भाषा जो लिखी जाती है कि जैसे इसको हम लोग पृथ्वी से जोड़े, ये धन आवेश पृथ्वी में चले गए। अब ये धन आवेश चले गए मतलब इलेक्ट्रॉन आ करके उस खाली जगह को क्या कर दिए, भर दिए। अब जो ये आवेशित वस्तु है इसको आप हटा दीजिए। हटाने के बाद ये जो इलेक्ट्रॉन स्वतंत्र हो गए थे, अब ये इसी वस्तु के संपूर्ण भाग पर फैल जाएंगे और ये वस्तु जो है अब ऋणावेशित हो गई। इस प्रकार से इस प्रेरण विधि में उदासीन वस्तु को आवेशित वस्तु के नजदीक लाकर उदासीन वस्तु के दूर वाले पृष्ठ को भू संपर्कित कर दिया जाता है और इस प्रकार जो है वह उदासीन वस्तु आवेशित हो जाती है। अब इसके बाद हम लोग चर्चा करेंगे आवेश का सतत वितरण। सतत होता है लगातार, कंटिन्यूअस। अभी तो हम लोग पढ़े कि आवेश क्वांटीकृत होता है, फिर लगातार सतत वितरित, दोनों दो चीजें। क्वांटीकृत का मतलब क्या है कि आवेश के कुछ खास खास मान ही प्राप्त किए जा सकते हैं। यहाँ वितरण शब्द का मतलब है कि जब भी किसी चालक पदार्थ पर हम लोग आवेश देंगे वो उसके संपूर्ण भाग में फैलेगा। आवेश कहाँ पर इकट्ठा होगा, जो भी कण है उस चालक पदार्थ में उस पर, और चूंकि वे कण इतने नजदीक नजदीक होते हैं कि उन पर जो आवेश का वितरण है उसको अलग अलग नहीं मानकर सतत यानी लगातार वितरण माना जाता है। आवेश वितरण को 3 वर्ग में बांटा गया है। पहला है रैखिक आवेश वितरण, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। जब चालक पदार्थ के किसी तार पर आवेश दिया जाता है तो वह आवेश उसके संपूर्ण लंबाई पर वितरित हो जाता है, फैल जाता है। इस वितरण को कहते हैं रैखिक आवेश वितरण। आवेशित तार के प्रति एकांक लंबाई के आवेश को रैखिक आवेश घनत्व कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रैखिक आवेश घनत्व, लीनियर चार्ज डेंसिटी। यदि तार की लंबाई L है, इस पर वितरित कुल आवेश Q है, तब रैखिक आवेश घनत्व, संकेत लेमडा इसको पढ़ते हैं, लेमडा द्वारा किया जाता है। रैखिक आवेश घनत्व लेमडा बराबर सूत्र है Q/L। ये दूसरा सूत्र आया इस चैप्टर का। अब आपको याद रखना है इस रैखिक आवेश घनत्व का एसआई मात्रक। तो हम लोग इस चैप्टर की पहली राशि आवेश को परिभाषित किए और इसका एसआई मात्रक क्या लिखे? कूलम। और लंबाई का आप लोग जानते हैं मीटर। अतः रैखिक आवेश घनत्व का एसआई मात्रक कूलम प्रति मीटर। अब बात आती है विमा की। आवेश का हमने विमा बताया था IT या AT, और लंबाई का L नीचे ऊपर गया पावर इनवर्स। तो रैखिक आवेश घनत्व का विमा हो गया ITL का पावर -1। अब दूसरा नंबर, पृष्ठ आवेश वितरण, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो जब वस्तु पर दिया गया आवेश उसके संपूर्ण पृष्ठ पर वितरित होता है तब इसे पृष्ठ आवेश वितरण कहा जाता है। वस्तु के प्रति एकांक पृष्ठ क्षेत्रफल के आवेश को पृष्ठ आवेश घनत्व कहा जाता है। यदि वस्तु का पृष्ठ क्षेत्रफल A है, इस पर वितरित आवेश Q है, तब पृष्ठ आवेश घनत्व, ये संकेत इसको पढ़ते हैं सिग्मा, ये छोटा सिग्मा। पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा बराबर सूत्र हो गया Q/A। इस चैप्टर का तीसरा सूत्र हो गया। इसके अनुसार आप भी इसका मात्रक विमा बता सकते हैं। एसआई मात्रक आवेश का कूलम हो गया और क्षेत्रफल का मीटर स्क्वायर।
अतः पृष्ठ आवेश घनत्व का एसआई मात्रक कूलम्ब प्रति मीटर स्क्वायर। इसको आप कूलम्ब मीटर का पावर -2 ऐसे भी लिख सकते हैं। बीमा आवेश के लिए IT क्षेत्रफल का L स्क्वायर होता है, बटा में ऊपर जाएगा L⁻²। तो पृष्ठ आवेश घनत्व का विमा हो गया ITL का पावर -2। अब इसके बाद तीसरा नंबर, इसको कहते हैं आयतन आवेश वितरण, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। जब आवेश वस्तु के संपूर्ण आयतन में वितरित होता है तब इसे आयतन आवेश वितरण कहा जाता है। आवेशित वस्तु के प्रति एकांक आयतन के आवेश को आयतन आवेश घनत्व कहा जाता है। यदि वस्तु के आयतन V में वितरित आवेश Q है तब आयतन आवेश घनत्व, ये संकेत इसको रो पढ़ते हैं, रो बराबर सूत्र हो गया Q/V। इसका भी मात्रक भी आप लिख सकते हैं, आवेश का कूलम्ब और आयतन का मीटर क्यूब, या इसको लिख सकते हैं कूलम्ब मीटर टू द पावर -3। बीमा आवेश का IT, आयतन का L क्यूब होता है, ऊपर गया L⁻⁻3। तो ये 3 प्रकार के आवेश वितरण हैं, इनसे संबंधित ये 3 प्रकार के आवेश घनत्व हो गए। तो आज के इस क्लास में इतनी चर्चा हम लोग करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आगे की चर्चा प्रारंभ करेंगे कूलम्ब के नियम से।